गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, आज पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक रहेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसको हिंदी में कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि नर युग्मक की जो नर युग्मक होते हैं और जो जनक कोशिकाएं होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, उनमें किस तरह से पराग अंकुरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पराग कणों को समझेंगे। इससे समझने से पहले कि पराग कण क्या होती है। पराग कण की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसके बाहर एक कठोर भित्ति होती है और इसके अंदर एक केंद्रक होता है और कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, यानी केंद्रक के आसपास कोशिका द्रव्य फैला रहता है। बाहर वाली भित्ति को कहते हैं बाह्य भित्ति, बाह्य चोल, या इसको कहते हैं एक्साइन। अंदर वाली को कहते हैं अंतःचोल या फिर इंटाइन, और ये होता है केंद्रक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। केंद्र को कहते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें जो पराग कण की संरचना है ये कुछ इस तरह से दिखती है, और ये होती किसमें है, नर वाले भाग में होती है, यानी पराग कोश के अंदर। ये संरचना पराग कोश के अंदर पाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि पराग कण पराग कोश में पाए जाते हैं। इसी संरचना को आपको आज पढ़ना है कि इसमें नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, यानी इसमें एक जो पराग नलिका बनती है वो कैसे विकसित होगी। इसमें जो ये बाह्य चोल होती है ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये एक कठोर आवरण होता है। इस कठोर आवरण की वजह से केंद्रक तक कोई भी तापमान, किसी भी तापमान का कर लो, किसी भी तापमान या किसी भी एंजाइम का या फिर किसी भी अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बाह्य चोल होती है वो क्या करती है, केंद्रक को सुरक्षित रखती है। ये केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। ये केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसके अंदर दो भित्तियां पाई जाती हैं, एक तो बाह्य चोल हो गई और एक होती है अंतःचोल। अंतःचोल किसे कहते हैं, जो अंतःचोल होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है।
ये परागकण के, ठीक है, ये परागकण की आंतरिक परत होती है। ये तो है परागकण के बारे में आपको, ठीक है। परागकण को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि नरमुखोद्भिद के विकास में परागकण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन परागकण के अंकुरण से ही नरमुखोद्भिद का विकास होता है। उससे पहले ये किस में पाई जाती है? परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। और परागकोश के बाहर जब आप परागकण की संरचना को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें दो प्रकार की भित्ति भाग लेती है, एक होती है बाह्य चोल और एक होती है अंतःचोल। बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, कठोर आवरण होता है, कठोर आवरण होता है। और इस कठोर आवरण के कारण केंद्रक पर कोई भी किसी भी तापमान का या किसी भी एंजाइम का या किसी भी अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अंतःचोल। अंतःचोल क्या है? एक ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है और ये पतली भित्ति होती है। ये कैसी होती है? पतली। ये पतली भित्ति होती है और परागकण की सबसे आंतरिक परत कहलाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन परागकणों में, ये जो आपने परागकण देखा है, इन परागकणों में अंकुरण कैसे होता है, ठीक है। तो अंकुरण के बारे में आपको बताते हैं। ये पुमंग है और पुमंग का, इसको कहते हैं हम पुतंतु। पुष्प के भाग जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि इस संरचना को हम पुमंग कहते हैं और इसको कहते हैं परागकोश। और इस परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। इन परागकणों को वर्तिकाग्र पर ले जाने का काम कौन करता है? पुतंतु करते हैं। पुतंतु इसमें यानी फिलामेंट जो पाया जाता है वो इनको पहुंचाने का काम करता है वर्तिकाग्र तक, ठीक है। अब इसी परागकण की संरचना में एक पॉलिन ट्यूब बनता है, यानी पराग नलिका का निर्माण होता है। और ये पराग नलिका कैसे निर्मित होती है? देखिए, सही इरेज कर ले, सब भूल गई? और रिवीजन करा या नहीं करा है? तो बताओ फिर क्या है ये? ऐसे याद नहीं है फिर कैसे याद होगा? आज याद हो जाएगा, आज याद हो जाना चाहिए, है ठीक। शॉर्ट में समझाएंगे, आज याद हो जाएगा तुम्हें। यही देखो, इसमें जो वैसे तो नरमुखोद्भिद ही होती, परागकण की जो संरचना, परागकण जो परागकण होते हैं परागकोश में वो नरमुखोद्भिद ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब बनते हैं, यानी परिपक्व नरमुखोद्भिद कब बनता है? परिपक्व नरमुखोद्भिद जब बनता है जब परागकणों का अंकुरण होता है, ठीक है। यानी परागकणों का अंकुरण नरमुखोद्भिद की प्रथम कोशिका है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? प्रथम कोशिका। ये मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, क्योंकि पराग अंकुरण अगर नहीं होंगे तो मेल गैमेटोफाइट परिपक्व नहीं हो पाएगा, यानी मैच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इमैच्योर तो होता है लेकिन उसे क्या करना होता है? मैच्योर होना होता है, इसलिए उसमें क्या होना चाहिए? परागकणों का अंकुरण। अब ये अंकुरित कैसे होते हैं? देखो, इसमें इससे पहले आप ये पढ़ लो, आपने ये डायग्राम बनाया होगा, ये किसका है बताओ? कई बार बनाया मैंने अभी बोर्ड पे, बता रोशनी किसका है ये डायग्राम? हाँ, ऐसे कैसे नहीं पता भाई? अब बताओ। हाँ, पुष्प का बनाया था, ठीक है। तो पुष्प की संरचना में दो भाग मैंने बनाए यहाँ पर। एक तो ये है मादा भाग, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था? जयांग। और एक ये कौन सा भाग है? नर, जिसे क्या बोला था?
पुमंग। यानी इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो नर भाग है, ठीक है, जो पुमंग है वो किससे जुड़ा हुआ है, मादा से, और मादा से यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, परागकोश, और इन परागकोश के अंदर क्या है, परागकण, ठीक है। तो अब ये परागकण जो है वो यहाँ से कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पर, यानी वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, यानी कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने को क्या कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ आया कि इसमें कौन सी क्रिया होना जरूरी है, परागण की, ठीक है। अब देखिए परागण की क्रिया से पहले परागकणों की क्या संरचना होगी, यानी ये मेल गैमेटोफाइट 2 चरणों में पूरा होगा, यानी कि एक परिपक्व परागकण की संरचना या नरमुखोद्भिद की संरचना 2 चरणों में पूरी होती है। समझ आ रही है मेरी बात, समझ में आ रहा है, कुछ घुस रहा है दिमाग में, तब ठीक है। अब देखो 2 चरण कौन से हैं, एक तो होता है परागण से पूर्व परिवर्धन, ठीक है, पहला चरण है आपका ये कि परागकणों में परागण से पहले की, यानी कि इस स्टेप से पहले का पूछा जा रहा है, क्या होगा इस स्टेप से पहले, कहाँ पर, यानी कि जब ये परागकण परागकोश के अंदर होंगे, यानी कि आधा विकास तो इनका परागकोश के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। आधा विकास कहाँ हो जाएगा, परागकोश के अंदर, भाई परागकोश के अंदर ही तो परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये, अब ये डायग्राम से समझेंगे आज इसको। देखो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे एक परागकण की संरचना, ठीक है। और अभी बनाया, मैंने बताया भी था परागकण कैसे होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और एक सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, केंद्रक होता है, और साथ में रिक्तिकाएं भी होती हैं, ठीक है। रिक्तिकाएं, जो रिक्तिकाएं होती हैं ये कोशिका द्रव में इस तरह से फैली हुई होती हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है यहाँ पे नाम बता दे रही हूँ, इसका नाम है बाह्यचोल, अभी मैंने बताया भी था परागकण की संरचना में। और ये कौन सी भित्ति हो गई, अंतःचोल, ठीक है। अब ये संरचना किसकी है, एक, यहाँ पे लिखेंगे एक अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद की। मेल गैमेटोफाइट तो है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है मेल गैमेटोफाइट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट तो है, लेकिन क्या है ये, इमैच्योर है, ठीक है, इमैच्योर है, यानी कि इसको निषेचन करने के लिए या निषेचन की क्रिया तक पहुंचने के लिए पहले इसको क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये यहाँ पर ये अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय है, इसके अंदर क्या होता है, ये बीजांड, ठीक है, और इस बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश, कुछ इस तरह से। तो ये परागकण में क्या है, ये पॉलन ट्यूब बनती है। तो इस पराग नलिका का निर्माण ही जब हो जाएगा परागकण में, ठीक है, जब इस नलिका का निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा, परागकण मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि वो परागकण के अंदर जो नरयुग्मक बनेंगे उनको पहुंचाने का काम कौन करेगी, पराग नलिका करेगी। इस पराग नलिका के माध्यम से ही भ्रूणकोश में नरयुग्मक पहुंचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये पढ़ाया था ना जब डबल फर्टिलाइजेशन करा, बताया था, उसमें बताया भी था मैंने कि किसके जरिए, पराग नलिका के माध्यम से नरयुग्मक पहुंचते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो तो ये तो अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद का वो है डायग्राम, ठीक है। अब इससे इसमें क्या होगा, परिवर्धन होना है, यानी कि विकास होना है। तो जब विकास होगा इसमें तो फिर से हम परागकण की ही संरचना बनाएंगे, और इसके डेवलपमेंट में जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो पता है आपको, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे इसको तब ये समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही परिवर्तन हो रहा है, ये नहीं है कि एक साथ परिवर्तन हो जाएगा। हर इसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक या फिर रिक्तिकाएं, इनमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आएंगे। देखो क्या आएंगे। केंद्रक में परिवर्तन अभी नहीं होगा, ठीक है, ना ही अभी कोशिका द्रव्य में होगा। अब यहाँ पे पता है आपको किस में परिवर्तन होगा, पहले सबसे पहले यहाँ पर कोशिका में सबसे पहले ये जो आपको वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो रिक्तिकाएं हैं, नाम लिख दे रही हूँ, याद रहे, रिक्तिका, ठीक है। और ये तो क्या पहले भी बताया था, लिख देते हैं तब भूल जाओ तुम लोग। और ये भी लिख देते हैं, कोशिका द्रव्य है ये, क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो अब ये रिक्तिकाएं जो कोशिका द्रव्य में फैली पड़ी हैं, ठीक है, इधर उधर है, वो सब क्या होंगी, संयुक्त होकर आपस में मिलकर एक स्थान घेर लेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, ये संयुक्त होकर एक जगह आ जाएंगी, आपस में एक जगह आपस में मिल करके कोशिका द्रव्य में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी संरचना को जो ये संयुक्त होकर एक स्थान पर जब आ जाती है तो इसको हम कहते हैं रिक्तिका। यहाँ पर क्या है, ये रिक्तिकाएं हैं, यहाँ पे क्या बन जाती हैं, क्या बन गई, ये रिक्तिका बन गई। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया सही से, बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब क्या परिवर्तन होगा, ये तो इसकी पहला स्टेप है, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब नंबर थर्ड की बारी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी किसी कोशिका में, ठीक है, जब भी किसी कोशिका या किसी केंद्रक, यहाँ पे हम केंद्रक की बात करेंगे, जब किसी केंद्रक में विभाजन होता है, यानी केंद्रक आपस में दो समान बराबर भागों में जब बंटता है, तो हम ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और परागकण की संरचना में या फिर ये नरमुखोद्भिद के विकास में समसूत्री विभाजन सिर्फ 2 बार होगा। कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इसमें बताइए विभाजन कितनी बार हुआ है, यानी एक परिपक्व मेल गैमेट के बनने पर या एक परिपक्व गैमेटोफाइट के बनने पर कितनी बार डिवीज़न हुआ है या कितनी बार सेल डिवीज़न हुआ है, कोशिका विभाजन, तो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। अब यहाँ पे केंद्रक विभाजन होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि समसूत्री विभाजन किससे होता है, केंद्रक से। पहली बार में केंद्रक से होगा और दूसरी बार में किससे होगा, कोशिका द्रव्य से। तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री। और किस में हो रहा है ये, किस में हो रहा है ये, केंद्रक विभाजन। कौन सा विभाजन कहलाएगा, केंद्रक। अब थोड़ा जरा समसूत्री समझ लो, पूछोगे तो नहीं तुम लोग क्या है ये, है ना, हमें ही पढ़ा दे रहे हैं, मैं ही पढ़ा दे रही हूँ तुम्हें, खुद तो पूछोगे नहीं तुम लोग। यहाँ पे नोट करके जाए, नोट कर लेना कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। अभी मैंने बताया, क्या बताया बताओ, अभी बताया समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 समान बराबर भागों में बंट जाना, ठीक है। एक तो अभी ये केंद्रक विभाजन, यानी एक तो होता है केंद्रक विभाजन, ठीक है, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरा क्या कहलाएगा, हाँ, कोशिका द्रव्य। अब ये कैसे होता है, ये देखो, केंद्रक के विभाजन होने को, यानी केंद्रकों का बंटना, केंद्रक क्या हो रहे हैं, बंट रहे हैं, ठीक है, कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो रहा है, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यानी केंद्रक आपस में क्या हो रहे हैं, बंट रहे हैं। तो केंद्रक का बंटना क्या कहलाता है, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक में विभाजन होने को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। समझ आ गया यहाँ तक। इसी तरह से इसमें क्या होता है, जब केंद्रक, देखो जब केंद्रक बंट जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे बचता क्या है, केंद्रक के बंटने के बाद क्या बचेगा, कोशिका द्रव्य। यानी जो कोशिकाएं बचती हैं, जो बाकी की कोशिकाएं बचती हैं, वो किस में विभाजित हो जाती हैं,
कोशिका द्रव में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाकी बची हुई, या लिख लो बाकी शेष कोशिकाओं का विभाजन, शेष कोशिकाओं का विभाजन क्या कहलाता है, कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। और इस प्रकार के होने के विभाजन को हम कहते हैं, ये कैरी हो गया, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस प्रकार का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और इस प्रकार का क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस। अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक, अभी मैंने बताया यहाँ पर, अब अपनी पॉइंट पे आते हैं। देखो कि समसूत्री विभाजन होगा और केंद्रक, तो इसका मतलब ये स्टेप क्या होगा, इस स्टेप में पहले अंतः लेयर बनाएंगे और इसके बाहर क्या बनाएंगे, बाह्यचोल। ठीक है, यानी ये एक्साइन है और ये इंटाइन। अब जब इसमें केंद्रक में विभाजन होगा तो ये केंद्रक जो एक केंद्रक है ये दो केंद्रक के रूप में बट जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक केंद्रक क्या होगा, पराग कण की ऊपर की ओर चला जाएगा और एक नीचे की ओर, और इसके अंदर यानी कोशिका द्रव्य रहेगा। ठीक है, ये है आपका स्टेप नंबर 3। और यहाँ पर दो केंद्रक आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, दो केंद्रक बन जाएंगे नए। अब ये जब दो केंद्रक का निर्माण हो गया तो अब क्या होगा, अब स्टेप है, इसके नीचे ही बना दूं वरना फिर हो नहीं पाएगा ना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पारी है कोशिका द्रव की। ठीक है, अब यहाँ पे होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जैसे ही कोशिका द्रव्य, देखो केंद्रक में विभाजन होता है तो केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रक बढ़ते हैं। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाएगी और यहाँ पर एक नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। और इस कोशिका के बाहरी सतह पर यहाँ पे एक कैलोस भित्ति का निर्माण हो जाएगा। ये कैलोस भित्ति क्या करती है, ये कैलोस भित्ति जो इस भित्ति के अंदर यानी इस कोशिका के अंदर उपस्थित सूक्ष्म बीजाणु होते हैं उनको अलग रखने का काम करती है और उनको पोषण यानी न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, अब ये केंद्रक जो ये केंद्रक बटे इसको हमने कहा जनन केंद्रक, इसका नाम क्या रख दिया, जनन, और इसका नाम रखा कायिक केंद्रक। ये हमारा स्टेप नंबर क्या है, 4। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, जैसे ही कोशिका द्रव का विभाजन हुआ, ठीक है, उस इसके विभाजन होने से ही एक नई कोशिका का निर्माण हुआ और इस कोशिका की बाह्य सतह पर कैलोस भित्ति का निर्माण हुआ। और ये जो जनन केंद्रक है वो इस भित्ति की यानी इस कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा और जो कायिक केंद्रक है वो इस कोशिका के बाहर आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको कहते हैं जनन कोशिका। जनन केंद्रक के साथ साथ जनन कोशिका का भी निर्माण हुआ है और ये क्या है आपका जनन केंद्रक, जो कि केंद्रक विभाजन की वजह से हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या है कायिक केंद्रक। और यहाँ पर ये क्या विकसित हुई है कायिक कोशिका। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पराग कण की संरचना में, ठीक है,
कितनी कोशिकाएं विकसित होती हैं या कितनी कोशिकाएं बनती हैं। तो इस संरचना को जो यहाँ पर ये बनी है कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देखो, इसको कहते हैं दो कोशिकीय परागकण। इस संरचना को हम क्या कहेंगे, दो कोशिकीय परागकण। यानी कि अब ये परागकण तैयार है परागण की क्रिया के लिए। यानी कि ये जो स्टेप यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब एक परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है या पहुँचता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, ये इतना परागकोश के अंदर, ये यहाँ का विकास है। ठीक है, तभी लिखा है मैंने कि परागण से पूर्व परिवर्तन। पूर्व लिखा क्यों है, इसीलिए तो लिखा है। ठीक है, और जैसे ही अब यहाँ पर ये विकसित हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस अवस्था में इसी दो कोशिकीय अवस्था में परागकण निकलकर बाहर आ जाते हैं। और परागण के बाद वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं। समझे कि परागण के बाद यानी जब इसी अवस्था में, यानी जब ये अवस्था क्या कहलाएगी, दो कोश की अवस्था, यानी दो कोश की परागकण की जैसे ही संरचना बनेगी, ये संरचना सीधे कहाँ जाएगी, इसी अवस्था में क्या होते हैं, जब परागकण होते हैं वो निकलकर बाहर आ जाते हैं परागकोश से और परागण की क्रिया को पूरा करते हैं, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद। ठीक है, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागण की क्रिया पूरी हो जाती है। अब क्या है इसमें, अब स्टेप ये होगा कि वर्तिकाग्र यहाँ पे मतलब परागकण आ गए और ये परागण की क्रिया हो गई। अब परिवर्तन किस में होगा, अब परिवर्तन कहाँ पर होगा बताओ, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित तो हो गई है। ठीक है, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि परागण केवल परागकण यहाँ पे अभी आए, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए। अभी इनको कहाँ पहुँचना है, भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश में पहुँचने के लिए क्या चाहिए इनको, भाई नरगुमक चाहिए। ठीक है, पराग नलिका चाहिए, तभी तो पहुँच पाएंगे, तभी कर पाएंगे ना डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसके हेडिंग क्या होगी हमारी, एक चरण पूरा हो गया आपका। अब हेडिंग होगी परागण से पश्च परिवर्तन। परागण हो गया, उसके बाद की संरचना। ठीक है, बना लिया, ये पूरा हो गया। चलो इरेज कर लें फिर बनाते हैं नेक्स्ट वाली। टाइम निकालना पड़ेगा, फिर क्या करें। देखो इसमें पहले अभी हमने परागण से पूर्व का परिवर्तन समझा। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा चरण परागण से पश्च परिवर्तन। यानी जब परागण की संरचना दो कोश की अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद का अब इसमें क्या होगा, देखो इसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया था कि समसूत्री विभाजन दो बार होगा, एक होगा परागण से पूर्व में। ठीक है, और दूसरी बार विभाजन कब होगा, परागण से पश्च परिवर्तन में। तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर फिर से हम परागण की संरचना बनाएंगे और यहाँ पे इसकी बाह्य भित्ति। ठीक है, जो जनन कोशिका होगी, अभी जनन कोशिका देखी आपने ना उसमें, और जनन केंद्रक वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से विकसित होने लगेगी, इस टाइप से। ठीक है, और कायिक केंद्रक
इसके बाहर रहेगा। यानी ये कौन सा, तुर्काकार रूप में। इसको हम क्या कहेंगे कि स्पिंडल शेप में। जो जनन को केंद्रक है वो कैसी शेप में हो गया है, स्पिंडल शेप्ड, या इसे कहेंगे स्पिंडल को हिंदी में तुर्काकार रूप, तुर्काकार जनन केंद्रक। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से तुर्काकार नहीं है। समसूत्री विभाजन या जब कुछ का विभाजन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में तो आपने देखी होगी उसमें संरचनाएं किस तरीके से बनती हैं, कुछ इस तरीके से देखो, स्पिंडल शेप में होती हैं इस तरीके से। और ये आपके इंटर में भी डायग्राम में है इस तरीके से, देखिए। ठीक है, तो ये जब इस तरह से जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें परिवर्तन या फिर जब विकास होता है तो वो कुछ इस तरह से शेप को बनाना शुरू कर देते हैं, यानी तुर्काकार रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जनन केंद्रक का परिवर्तन किस में हो रहा है, तुर्काकार में। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि यही जनन केंद्रक यहाँ पे कायिक के तरफ क्या होगा, जनन केंद्रक से इस तरह से नीचे की ओर, क्योंकि इस कायिक केंद्र को कहाँ पहुँचना है, पराग नलिका में। ठीक है, फिर ये जब तुर्काकार रूप में विकसित होकर कायिक केंद्रक आ जाएगा पराग नलिका के स्थान पर, जहाँ पे पराग नलिका बनेगी, और ये जो आपका जनन केंद्रक है वो ऊपर की ओर के लिए बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, जनन केंद्रक। इसको क्या कहेंगे, कायिक केंद्रक। यानी ये स्टेप नंबर क्या हो गया, सेकंड। ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा, अब इस जनन केंद्रक में जो यहाँ पर विकसित हो चुका है, ठीक है, अब इस जनन केंद्रक में भी विभाजन होगा। कौन सा होगा बताओ जल्दी से, चलो। एक ही विभाजन चल रहा है इसमें अभी तक, जल्दी बताओ कौन सा होगा। अरे कौन सा विभाजन होगा, ये इसमें कोश का द्रव है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही जनन केंद्रक भी 2 भागों में या 2 युग्मक में बट जाएगा। समझ आ गई। और जो ये कायिक केंद्रक है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से संरचना बना लेगा और यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जनन केंद्रक कहाँ पहुँच जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से परिवर्तित, यानी जब विकास होता है तो क्या होता है, अपनी अवस्थाओं से वो दूसरी अवस्था में पहुँचते हैं। परिवर्तन में एक ही अवस्था पर रह के परिवर्तन थोड़ी होता है, क्यों भाई, क्या परिवर्तन एक ही अवस्था पर रहकर होता है, नहीं। जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे क्या होती हैं, अवस्थाएं भी चेंज होती जाती हैं, और ये इस अवस्था से कहाँ पर आ जाएगा, इस अवस्था में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब ये एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर कायिक केंद्रक पराग नलिका में पहुँच जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये आपकी क्या है, जनन कोशिका है, या जनन केंद्रक भी कह सकते हैं। ये क्या है, कायिक कोशिका है या फिर कायिक केंद्रक। चलो केंद्रक भी लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कायिक कोशिका या फिर क्या है, कायिक केंद्रक। ठीक है, और क्या चेंज हुआ, समसूत्री विभाजन के होने से ही यहाँ पर इस पराग नलिका का भी निर्माण हो गया। ये क्या है, पराग नलिका। इस हिस्से को पराग नलिका नहीं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं बताओ, पराग नलिका किसको कह रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब, इसे कह रहे हैं। समझ में आ रहा है किसे कह रहे हैं पराग नलिका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम पराग
नलिका। ठीक है, इस तरीके से। अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं है। इस स्टेप में सिर्फ हुआ क्या है कि जनन केंद्रक ने जब समसूत्री विभाजन हुआ जनन केंद्रक में, तो इसने अलग होना शुरू किया है। ठीक है, यानी कि ये अभी क्या होंगे, दो अचल नर युग्मक में बदलेंगे। तो आपका लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। अब एक परिपक्व परागकण की संरचना का निर्माण होगा। यहाँ पे ये युग्मक क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर ये पराग नलिका में पहुंच जाएगा कायिक केंद्रक। ठीक है, अब इस संरचना को हम कहेंगे दो अचल नर युग्मक, और ये कहलाएगा कायिक केंद्रक कह लें, या फिर इसको कायिक केंद्रक भी कह सकते हैं, या फिर कहेंगे कायिक नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक, या ऐसे नलिका कोशिका भी कह सकते हो। ठीक है, ये अब किसका बन गया डायग्राम, बताओ किसका बन गया, एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का। एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास यहाँ पर हो गया है। अब अच्छा ये बताओ कि जैसे दो अचल नर युग्मक तो बन गए, ये तो अचल होते हैं ना, नॉन मोटाइल, खुद से नहीं पहुँच सकते हैं, तो किसके माध्यम से पहुँचेंगे, ये इस पराग नलिका के माध्यम से पहुँचेंगे। जैसे ही पराग नलिका बीजांड में या फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर नर युग्मक भी इसके साथ में पहुँचेंगे। नर युग्मक के कारण, या फिर कह सकते हैं कि पराग नलिका का प्रवेश भ्रूण कोश में होता है, तब ये नलिका केंद्रक और या फिर कायिक केंद्रक क्या होती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये कब होती है, भ्रूण कोश में पराग नलिका के पहुंचने पर ये नलिका केंद्रक नष्ट हो जाती है, या नलिका कोशिका। ठीक है, कोशिका नष्ट हो जाती है। और इसके बाद का आपको पता है, मैंने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया है उसमें पूरा। ठीक है, कि ये दो अचल जो नरयुग्मक है वो क्या होंगे, जाके भ्रूण कोश में एंटर होंगे, और जब भ्रूण कोश में एंटर होंगे तो अंड कोशिका से एक नरयुग्मक क्या होगा, अंड कोशिका से जाकर संलयित होगा। ठीक है, और इस प्रकार के हम निषेचन को क्या कहते हैं, ठीक है, युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जैसे ही पहला नरयुग्मक किससे, अंड कोशिका से निषेचित होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक युग्मनज बनता है, जाइगोट। दूसरा जो अचल नरयुग्मक है, जब वो द्वितीय केंद्रक से या ध्रुवीय केंद्रक से जाके संलयित होता है, तब एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस प्रकार के निषेचन को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और ये आपके यहाँ पे जो मैंने आज पढ़ाई है वो है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, किसी एक नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है। और कल मैं आपको इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट समझाऊंगी कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, देखो क्वेश्चन है, पौधों के उन अंगों के नाम बताइए उन अंगों के नाम बताइए
जहां पर नर मुखोद्भिद का विकास होता है। विकास होता है, बताओ उन के नाम। नर मुखोद्भिद पढ़ा है अभी? कहाँ से शुरू किया था हमने ये? स्टार्टिंग में कैसे बताया था मैंने? इसका विकास पूछा गया है ना, कहाँ पर होता है? हमने विकास ही तो पढ़ा आज पूरा। ठीक है, कल मादा का पूछेंगे इसी तरीके से, मादा का भी क्वेश्चन ना बनेगा कि आवृतबीजी के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ पर युग्मकोद्भिद, जहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आज हमने नर पढ़ा है, तो कहाँ पर होगा? मेल गैमेटोफाइट पढ़ाने से पहले मैंने क्या पढ़ाया था? परागकण की संरचना पढ़ाया था ना अभी। और परागकण की संरचना से पहले मैंने ये डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर क्या थे? ये परागकण, यही तो थे परागकण। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहला स्टेप कि परागण से पूर्व परिवर्तन। तो परागण से पूर्व परिवर्तन परागकणों का कहाँ पर हुआ है? बताओ जल्दी से, कहाँ पे हुआ है? ये पुमंग का डायग्राम है ना, पुमंग का। पुष्प के भाग पढ़े थे? तो पुष्प के भाग में जो आवश्यक जननांग है दो ही होते हैं, एक पुमंग, एक जयांग। तो हमने आपको पुमंग का बताया है कि ये कौन सा भाग है पुमंग का? ये पुतंतु होता है। और ये क्या होता है? परागकोश। और इसके अंदर, इस परागकोश के अंदर क्या संरचना है? ये संरचना किसकी है बताओ? पूरा स्टेप हो गया, पूरा नरिंगुमकोद्भिद पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि इसका विकास कहाँ पे हुआ है ना। क्यों भाई, ये चीज नहीं मालूम चल पाई ना अभी तक? क्या ना मैम, खिचड़ी हो गई दिमाग में है। ढंग से देखोगे तो आएगा समझ में। पहले ही बताया था कि ये परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये परागकोश के अंदर ही तो पाए जाते हैं परागकण। तो इसका विकास कहाँ हुआ है फिर? ये अब भी नहीं दिमाग लगा पा रहे? इसका विकास हुआ है परागकोश के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? आंसर परागकोश। इसका आंसर होगा सिर्फ परागकोश, क्योंकि ये जो आपने परागकण पढ़ा है वो क्या है? पुमंग का भाग है ना परागकण। ठीक है, तो परागकणों का अंकुरण पढ़ा आपने, और मैंने बताया कि परागण से पहले का परिवर्तन, तो परागण से पहले का परिवर्तन कहाँ होगा? परागकोश में होगा। अब समझ में आ गया? अब ये वन वर्ड वाला आंसर याद कर लो तुम, और ये आपका लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में नहीं आया तो आपका शॉर्ट में पूछेगा 3 नंबर में। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ, और कल हम फिर से एक नई क्लास के साथ आएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ।